नमस्ते। हमारे पास जो सूत्र हैं वे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाते हैं। जी। हम सब जानते हैं कि भारत एक देश है, पर ये 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से भी बना है। हाँ। तो सवाल ये उठता है कि असली बॉस कौन है, दिल्ली या फिर राज्यों की राजधानियां? बिल्कुल। और इसी पहेली को, इसी खींचतान को संघवाद कहते हैं। और आज हम इसी की परतें खोलने वाले हैं। हमारा मकसद इस मुश्किल से लगने वाले टॉपिक को एकदम आसान बनाना है। हम समझेंगे कि ये संघवाद असल में है क्या, और संविधान ने वो कौन सी 3 सूचियां बनाई हैं जो ये तय करती हैं कि भारत को चलाएगा कौन। जी। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। संघवाद का सीधा मतलब तो यही हुआ कि सरकार के 2 लेवल हैं, एक केंद्र में और दूसरा राज्यों में, और दोनों के बीच में ताकत बटी हुई है। पर एक मजे की बात है, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहता है। संघीय राज्य नहीं कहता। हाँ, इसमें कोई गहरा मतलब छिपा है क्या? हाँ, और ये एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, हमारे सूत्र बताते हैं कि भारत एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। होल्डिंग टुगेदर? इसका मतलब है कि हमने एक बड़े देश को साथ रखने के लिए राज्य बनाए और फिर उन्हें शक्तियां दी। अच्छा, ये अमेरिका जैसा नहीं है? बिल्कुल नहीं। वहां तो आजाद राज्य एक साथ आए और उन्होंने मिलकर एक देश बनाने का फैसला किया। तो भारत की विविधता को देखते हुए ये मॉडल ज्यादा सही लगा। जी, इसीलिए भारत को अक्सर अर्ध संघीय यानी क्वासी फेडरल कहा जाता है। मतलब जो दिखने में तो संघीय है, पर जिसकी आत्मा थोड़ी एकात्मक है। क्या बात है, बिल्कुल सही पकड़ा। तो ये दिखने में संघीय वाली बात क्या है? मतलब कौन सी विशेषताएं हैं? देखिए, कुछ बातें तो साफ तौर पर संघीय हैं, जैसे केंद्र और राज्य दोनों जगह सरकारें हैं। ठीक है। शक्तियों का बंटवारा है और एक लिखित संविधान है जो सबसे ऊपर है। लेकिन यही कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। कई एकात्मक विशेषताएं केंद्र को एक बिग ब्रदर जैसी ताकत देती हैं। बिग ब्रदर जैसे कि? सोचिए, पूरे देश के लिए बस एक संविधान, एक ही नागरिकता। सही बात है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति भी तो केंद्र ही करता है। और तो और संसद को किसी भी राज्य का नक्शा या उसका नाम बदलने का एक तरफा अधिकार है। अरे हाँ, ये सब तो सत्ता का पल्ला दिल्ली की तरफ ही झुकाते हैं। बिल्कुल। और ये ताकत सिर्फ नाम बदलने तक नहीं है, असली खेल तो रोजमर्रा के कामों के बंटवारे में है। मतलब कौन किस मुद्दे पे कानून बना सकता है? यहीं पर वो 3 सूचियां आती हैं, है ना? एकदम सही। संविधान की 7वीं अनुसूची, इसमें ये 3 सूचियां हैं। अच्छा। इन्हें एक परिवार के बजट की तरह समझिए। पहली है संघ सूची, यूनियन लिस्ट। ये वो बड़े खर्चे हैं जिन पर सिर्फ माता पिता फैसला लेते होंगे। हाँ, बिल्कुल। जैसे रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, ये राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। और इन पर सिर्फ संसद कानून बना सकती है। जी, ठीक है। और दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। ये कह सकते हैं बच्चों की पॉकेट मनी की तरह है। अच्छा, जिसे वो अपनी मर्जी से स्थानीय जरूरतों पर खर्च कर सकते हैं। हाँ, जैसे पुलिस, खेती, साफ सफाई, इन पर राज्यों की सरकारें कानून बनाती हैं। और तीसरी है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। ये वो खर्चे हैं जिन पर सब मिलकर बात करते हैं। जैसे छुट्टियों पर कहाँ जाना है? हाँ, कुछ वैसा ही। इसमें शिक्षा, जंगल, शादी जैसे विषय हैं। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। 1 मिनट, लेकिन ये तो कंफ्यूजन पैदा करेगा। कैसे? अगर दिल्ली और मान लीजिए किसी राज्य सरकार ने एक ही विषय पर, जैसे शिक्षा पर, 2 अलग-अलग कानून बना दिए, तो किसका कानून चलेगा? ये टकराव की स्थिति नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है, और संविधान बनाने वालों ने इसका भी जवाब दिया है। क्या? ऐसी किसी भी टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून ही भारी पड़ता है। अच्छा, तो ये एक और उदाहरण है कि हमारा संघवाद केंद्र की तरफ कैसे झुका हुआ है। बिल्कुल। इतना ही नहीं, जो विषय किसी भी सूची में नहीं है, जैसे साइबर कानून, हाँ, जो बाद में आए, उन पर कानून बनाने की शक्ति भी सिर्फ केंद्र के पास है। इन्हें अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि भारतीय संघवाद एक बहुत ही अनोखा संतुलन है। ये राज्यों को काम करने की आजादी तो देता है, लेकिन देश की एकता के लिए अंतिम चाबी केंद्र के हाथ में रखता है। बिल्कुल सही। और ये एक जीती जागती एक लिविंग सिस्टम है जो समय के साथ बदलता है। हमारे सूत्र एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं। 1976 में 42वें संशोधन के जरिए शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। बिल्कुल नहीं।
इसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे कार्यक्रमों का रास्ता खोल दिया और केंद्र को आप कह सकते हैं राज्यों के क्लासरूम तक सीधी पहुंच दे दी। तो आज जो हमने समझा वो ये है कि संघवाद कोई स्थिर नियम नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन का एक लगातार चलने वाला खेल है। जी, और हमारे सूत्र भी यही बताते हैं कि समय के साथ शासन की जरूरतें बदल रही हैं, इसलिए इस बंटवारे पर फिर से विचार करने की मांग उठती रहती है। और यहीं पर हम एक अहम सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त कर सकते हैं। हाँ, कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, डेटा प्राइवेसी और जलवायु परिवर्तन जैसी नई वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए भविष्य में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के इस बंटवारे को किस तरह विकसित होना होगा ताकि भारत इन चुनौतियों का मिलकर सामना कर सके।